हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैंने जो 50 क्वेश्चन लिए हैं, ये सारे के सारे 2012 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पूरे प्रश्नों को आपको नोट भी कर लेना है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, इंस्टाग्राम की लिंक, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, साथ ही यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ओके, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। अगर आपको 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस आप लोग जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? नोट कर लीजिएगा, बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दूं तो उन क्वेश्चन में आप लोग भी स्टार लगा लिया करें। ओके, चलिए। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैं आपको बता दूं, यह कथन सर आइवर जेनिंग्स का है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी किस पर? मतलब प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति वो किस प्रकार थी? अनुभवात्मक या निगमनात्मक या तुलनात्मक या आगमनात्मक? सभी लोग प्लेटो की अध्ययन पद्धति बताना है कैसी थी। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो थी वो थी निगमनात्मक। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था किससे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अरस्तु सर्वाधिक जो है प्रभावित था किससे? तो मैं आपको बता दूं, अरस्तु जो सर्वाधिक प्रभावित था द लॉज से संबंधित था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राज्य के मुख्यतः जो है कितने तत्व होते हैं? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के मुख्यतः जो है कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के मुख्यतः जो है कितने तत्व होते हैं मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। 4 तत्व होते हैं। ठीक है, राज्य के मुख्यतः जो है कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है क्या? अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या है? जवाब देंगे सभी लोग 56 का। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या है? अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या है? 56 का जवाब देंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोगों को जो है हेल्प मिल सके हमारे चैनल से, वो लोग भी फ्री में बिल्कुल तैयारी कर सकें। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद में अविश्वास, ये जो है अविश्वास प्रस्ताव का जो है अर्थ होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? सभी लोग 57 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? लोक लेखा समिति जो है भारतीय संसद की समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। और लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताया करें, ताकि मैं जान सकूं किनका क्या स्कोर अभी जा रहा है। ओके, और चलिए, तैयारी करने का जो समय है आपके पास, बहुत ही समय अभी। ठीक है, नोट्स जो बनाए उसको रिवीजन करते रहें। जो टॉपिक्स आपके छूटे हैं उन टॉपिक्स को कवर कर लें, यानी कि पूरा सिलेबस अच्छे से एक बार देख लें। उसके बाद रिवीजन करें, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ठीक है, चलिए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो ये करता है स्पीकर। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ नेशन जो है किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? अभी ये क्वेश्चन मैं पोस्ट किया था, बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है किसकी रचना है? एडम स्मिथ की। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। केन्स के अनुसार जो है उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति होती है किससे? केन्स के अनुसार उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति होती है बेलोचदार या लोचदार या अत्यधिक लोचदार? तो होती है बेलोचदार। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए,
प्राशुल्क से आशय क्या है? प्राशुल्क से आशय क्या है? 61 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। प्राशुल्क से आशय है क्या? तो प्राशुल्क से आशय है वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों से, ठीक है, ये इसका आशय है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो वो है पैरेटो। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किसे उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसे उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता है? तो पानी को जो है उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता है, बाकी पूंजी, श्रम, भूमि को जो है उत्पत्ति का साधन माना जाता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हवाला क्या है? हवाला क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। हवाला क्या है? हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि ये चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। कलावर्ग की स्टडी गाइड बुक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी एंड रीजनिंग एंड कला वर्ग के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है यह पुस्तक। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। आपको चक्षु प्रकाशन की बुक मिलेगी कहाँ? हर मार्केट पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोग लिंक के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया है और यहाँ पे विषय सूची आप लोग देख सकते हैं, यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर किया गया है और साथ ही 2021 का पेपर भी लगाया गया है। ठीक है, चलिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। और साथ ही जो है चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इनकी बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। 2017 से 21 तक के पेपर देखने को मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही कम समय बचा है। इन बुक्स के माध्यम से आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों बुक्स की लिंक आपको मिल जाएगी, आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों परचेज कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं? समान रहते हैं या कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं या इनमें से कोई नहीं? जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य में क्या होता है? तो वस्तुओं के मूल्य में जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा कथन इसमें सत्य है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर क्या है? 1। ये जो आपका कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, चलिए, सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ड्यूजेन बरी ने जो है सापेक्ष आय परिकल्पना जो है प्रस्तुत की है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? जवाब देंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है किस देवता को समर्पित है? सोम को समर्पित है। ठीक है, सोम देवता याद रखना है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में जो हुआ था, ये किसके काल में हुआ था? ये आपको बताना है। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, तो ये किसके काल में हुआ था? ये आपको बताना है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था ये। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ओके, अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज की क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लासेस को जरूर देखें, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश की स्थापना किसने की? जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज की क्लास में करवा चुका हूं और प्रैक्टिस सेट की भी क्लास में करवा चुका हूं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपको बताना है। ठीक है, और इसी ऑप्शन में आपको उत्तर मिल जाएंगे चारों में से। ठीक है, दोनों के आंसर। चलिए, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स के साथ जुड़ा हुआ था? किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स के साथ जुड़ा हुआ है?
तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के साथ जुड़ा हुआ है किस गवर्नर जनरल का नाम, लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके ही शासनकाल में जो है भारत में सबसे पहली जो है ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, चलिए मुंबई से थाने के बीच अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जवाब देने का प्रयास करेंगे, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये जो है उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं। अगर इन टॉपिक्स को नहीं देखें तो जाके प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी जो है क्लासेस मिल जाएंगी। इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और अगर उस क्लास को देख लेंगे तो उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अकबरनामा किसने लिखा था, ये आपको बताना है। अकबरनामा किसने लिखा था। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने। ठीक है, ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे पहले तो सन याद रखना है 1942, अगर महीना पूछे तो अगस्त याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर डेट पूछे तो 9 याद रखना है। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, यहाँ पे देख सकते हैं इसी क्लास में आपको बौद्ध धर्म से 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। तो बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपको बताना है। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं, तो ये जो है शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाजशास्त्र किसने रखा। सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाजशास्त्र किसने रखा। 77 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाजशास्त्र किसने रखा, ऑगस्ट कॉम्ट ने रखा था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताइए। वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं। तो वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं, नोट कर लीजिए, 4 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था। सभी लोग जवाब देंगे, दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था। तो यहाँ पे पादरी नहीं था। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वर्ग नहीं था, पादरी वर्ग नहीं था दास व्यवस्था में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है क्या, समाज को समझना। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, समाज को समझना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान है क्या, प्रार्थना और ध्यान क्या है, आदर्श प्रचार या मानव की खुशी या मानव की स्वीकारोक्ति या धूर्त व्यक्तियों का प्रभावपूर्ण आडंबर। तो प्रार्थना और ध्यान क्या है, प्रार्थना और ध्यान मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिए सभी लोग, मानव की स्वीकारोक्ति है ये प्रार्थना और ध्यान। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है। संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है, 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह जो है आपका वो है एक विवाह। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन। परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन, वो हैं ब्रीफॉल्ड। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे, जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे, 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे, तो संवेग से संबंधित है जेम्स लॉन्जे सिद्धांत। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये मनोविज्ञान का। ओके, चलिए, व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक है कौन, व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक हैं कौन, 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक हैं कौन, वाटसन। व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक कौन है, वाटसन है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिखना, सीखना, पहचानना और धारण। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सीखना आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में, ये जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसमें। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुद्धिलप्ति का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है ये मनोविज्ञान का। जब आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे तो उसमें आपके 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के ऐसे ही पूछे जाते हैं।
और बीएड में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद टेट सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किए जाते हैं ये आपको मैं बताऊँगा, ट्रिक्स बताऊँगा। मात्र 15 से 20 दिनों में आप लोग पढ़कर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, सीटेट एग्ज़ाम को, जैसे मैं दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो बुद्धिलप्ति का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? नोट कर लीजिए, बिने ने दिया था। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन कल भी करवाया था मैं। चलिए, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है क्या? मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है वो कहाँ रहता है? होटल में रहता है, यथार्थ की दुनिया में, जंगल में, पहाड़ पर? तो वो यथार्थ की दुनिया में रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से मतलब मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है और ये क्वेश्चन इस बार के यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था। मूल पर्वतियों की संख्या कितनी मानी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूल पर्वतियों की संख्या कितनी मानी जाती है? 14 मानी जाती है। मनोविज्ञान का जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो जामा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है कौन? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है कौन सी? 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है कौन? तो वो है धूपगढ़। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये क्वेश्चन मैं पहले के भी क्लासेस में करवा चुका हूँ। ठीक है, चलिए, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए, वायुमंडल की कौन सी परत जो है मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है? अगर 50 में से 30 प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत समय है रिवीजन करने का आपके पास, और ज़्यादा से ज़्यादा जीके में आप लोग फोकस करें। वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्षोभ मंडल जो है मौसमी परिवर्तन हेतु जो है सबसे उत्तरदायी है। वो परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। और इसी में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, चलिए, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आम्र बौछार है और सबसे ये निचली परत भी है क्षोभ मंडल, ये भी आपको याद रखना है। आम्र बौछार है, आम्र बौछार है एक मानसून पूर्व वर्षा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का पिता। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? जवाब देंगे सभी लोग। चलिए, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा जो है गर्म होता है? पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये जो है विकिरण द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को स्टार लगा के नोट जरूर करिएगा। चलिए, अगले प्रश्न, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी? नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी? तो इसे लिखे थे ब्लॉस ने। किसने लिखे थे? ब्लॉस। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग किस में वर्णित है? सभी लोग जवाब देंगे। बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग किस में वर्णित है? तो ये वर्णित है चतुर्थ आय शब्द में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे कौन? अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे कौन? तो शंकराचार्य जो है अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर? वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर? तो ये आधारित है वेदों पर। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है? तो इसमें आपको बता दूं, लॉक, रसेल, देकार्त ये यथार्थवादी दार्शनिक हैं और इसमें मूर जो है यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि 2012 के एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। और 50 में से आप जितने भी प्रश्न सही कर पाए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बस आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। कल की क्लास में मिलते हैं, किसी नए टॉपिक्स पे मिलते हैं, हिंदी की क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा ताकि और सारे लोग जुड़ सके हमारे चैनल से। शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।